एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए हम इसी में नेक्स्ट अपना आगे बढ़ते हैं कि हाँ अगर चार्ज रिपल कर रहा है या चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है तो कितनी मात्रा से कर रहा है, उसका भी तो एक कुछ लेखा जोखा होना चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसी में हमारा एक बहुत फेमस नेम है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम हमारे कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं इंटरेक्शन ऑफ चार्ज। जब हमारा चार्ज एक चार्ज दूसरे चार्ज से इंटरेक्ट करेगा, यानी वो अपनी ओर या तो आकर्षित करेगा या अपने से दूर धकेलेगा, तो इसमें होता क्या है, कैसे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कैसे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, देखते हैं। जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्लस और प्लस एक दूसरे से दूर भागते हैं, माइनस और माइनस ये भी एक दूसरे से दूर ही भागते हैं, लेकिन प्लस और माइनस ये एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग इतना तो जान चुके हैं कि हाँ एक जैसे चार्ज अगर रहेंगे तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे और एक दूसरे एक जैसे चार्ज नहीं रहेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए हम कूलाम के नियम में आते हैं। कूलाम के नियम में, और कूलाम का नियम एप्लीकेबल है ओनली फॉर स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज मींस जब हमारा आवेश या जब हमारा चार्ज ये गति अवस्था में ना हो, यानी हमारा कौन सी अवस्था में हो, स्थिर अवस्था में हो, यानी जब हमारा चार्ज स्थिर अवस्था में रहेगा तो उसके लिए हम कूलाम का नियम लगाते हैं। चलिए अब कूलाम का नियम क्या कहता है आगे देखते हैं। मान लीजिए कोई दो चार्ज प्लस क्यू और दूसरे मान लेते हैं प्लस Q1 और प्लस Q2। अगर हमारे दो चार्ज हैं Q1 और Q2 और इनकी सेंटर टू सेंटर दूरी यानी इनके बीच की जो दूरी है वो है R। कितना R है? तो हमारे कूलाम साहब क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। कूलाम साहब ये कहते हैं कि ये प्लस पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये दोनों एक जैसे चार्ज और एक जैसे चार्ज एक दूसरे को आप लोग जानते हैं कि हमेशा रिपल करेंगे यानी एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, यानी ये इस पर फोर्स लगाएगा इस तरफ, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी ये हमारा फोर्स लगाएगा कि Q2 चार्ज पर फोर्स लग रहा है किसके कारण, Q1 के कारण। अब ये भी इस पर चार्ज लगाएगा, फोर्स लगाएगा तो ये इस साइड फोर्स लगाएगा, ये दूसरे को रिपल करेंगे, दूसरे से दूर ही जाएंगे। ये कहता है ये रहेगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, जिसको हम लोग स्प्लिट करेंगे F12 से और इसको प्लस करेंगे F1 से, और ये फोर्स हमारा इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के क्रॉस में रहता है। फोर्सेस एक्ट along the line। चलिए बात करते हैं आगे। हमारे कूलाम साहब कहते क्या है, हमारे कूलाम साहब क्या कहते हैं कि यहाँ Q1 Q2 पर फोर्स लगाया F1 और Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा F1। आप ये बताइए ये जितनी फोर्स इसको इस तरफ धकेलेगा उतनी फोर्स इसको इस तरफ धकेलेगा, यानी मैग्नीट्यूड में F12 और F21 एक दूसरे के इक्वल होंगे। लेकिन अगर हम बात करें डायरेक्शन की, डायरेक्शन की जैसा कि दिख रहा है कि डायरेक्शन की एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो जितने फोर्स से इसको इस तरफ धकेलेगा उतने फोर्स से इसको इस तरफ धकेलेगा। तो कूलाम साहब पहले हमारा ये कहते हैं कि इस तरह इसको हम लिख सकते हैं F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F2, क्योंकि दोनों फोर्स तो इक्वल होंगे। चलिए और इसको हम लिख सकते हैं F। तो अब हमारे कूलाम का नियम ये कहता है कि जो दो स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल, अब वो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। लगने वाला बल जो होता है ये F ये प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 के गुणनफल
यानी इसका जितना मान इनका जो गुणनफल होगा उसके प्रोपोर्शनल हमारा क्या होता है, f होता है। और दूसरी चीज इन्होंने ये बताई, यहाँ f जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दूरी के स्क्वायर, यानी f जो हमारा होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दूरी के स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड है। अगर हम दोनों की बात करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हमारा क्या बन जाएगा, f प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, f इक्वल टू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये दोनों हम इसको समीकरण में लाने हैं। ठीक, अब जैसे कि आप लोग मान लीजिए प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। f इक्वल टू मान लीजिए ये कांस्टेंट है स्मॉल k इनटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और यही हमारा होता है कूलॉम का नियम, जहां k की वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9, k की वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू होती है फॉर स्पेस। हमारी वैल्यू होती है फॉर स्पेस, ये वैल्यू जो है ये 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, जिसको हम लोग k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में लिखते हैं। इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी। तो इस तरह से हमारा कूलॉम का नियम क्या बन जाता है, कूलॉम का नियम F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटा r स्क्वायर, और यहाँ हम लोग एक k से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि ये के वेक्टर के होता है परवर्तिता, और ये किसके लिए होता है, किसी माध्यम के, यानी हमारे f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और ये निर्वात या y के लिए k की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे हम कूलॉम का नियम, ये हमारा कूलॉम का नियम जो है ये आवेश के लिए कार्य कर रहा है, आवेश यानी पॉइंट चार्ज के लिए कार्य कर रहा है, और पॉइंट चार्ज की कोई फिक्स्ड डिफिनेशन नहीं होती है। हमारा कोई अगर लार्ज ऑब्जेक्ट भी रहेगा तो वो भी हमारा एक पॉइंट चार्ज की तरह कार्य कर सकता है। और अगर हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें इसके सेपरेशन की, हम लोग लिखे हैं f इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2 और f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं यहाँ इस r की, ये r हमारा क्या है, ये हमारा r है सेपरेशन, यानी हम फर्स्ट की बात करते हैं। अगर हम q1 का मान बढ़ाते हैं या q2 का मान, q1 q2 का मान अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो f क्योंकि वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमारा f भी इस q1 q2 के अकॉर्डिंग बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन अगर बात करें इस सेपरेशन की अगर हम बात करें तो देखिए r जो है ये स्क्वायर में है और इनवर्स में है, यानी ये इनवर्स स्क्वायर है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर r को हम लोग डबल करते हैं यानी इसको बढ़ाते हैं तो हमारा f जो होगा वो 4 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर है तो हमारा ये 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा f जो है वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और वो r के नाम से r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर हम r को 2 गुना बढ़ाएंगे तो हमारा f जो होगा वो 4 गुना कम हो जाएगा। और अगर हम ग्राफ की बात करते हैं कि हमारा सेपरेशन और हमारा फोर्स, अगर हम इस ग्राफ की बात करें r सेपरेशन की और यहाँ फोर्स की बात करें तो हमारा ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बन गया है, क्योंकि हम r को अगर हम गुना कम कर बढ़ा रहे हैं, गुना कर रहे हैं, r की वैल्यू अगर बढ़ा रहे हैं तो ये हमारी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। चलिए हमारा नेक्स्ट इसमें आता है इसका गुणांक
के नियम का वेक्टर फॉर्म। कूलॉम का नियम कौन से रूप में? कूलॉम के नियम का हम क्या बोलते हैं? सदिश रूप सेम मान लेते हैं। प्लस Q1 यहाँ है, प्लस Q2 यहाँ है। अब इनके बीच में अगर हम वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो उनको वेक्टर फॉर्म में भी लेना पड़ेगा। यहाँ से ये फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और जहाँ हमारा फोर्स एक्ट करेगा F1 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अगर हम बात करें इससे 1 से लेकर 2 तक की दूरी की, इधर से जाने तक की दूरी रहेगी वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। और अगर हम वापस आने की बात करें तो हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। और अगर हम बात करते हैं इस वेक्टर R1 माइनस R2 या वेक्टर R2 माइनस R1, तो ये वेक्टर रूप में तो अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम इनके मैग्नीट्यूड की बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी की, ये चाहे हम इस तरफ से जाएं चाहे हम इस तरफ से आए, दोनों दूरियां तो सेम ही होंगी। इसको हम लोग मान लेते हैं मॉड ऑफ वेक्टर R। इसको हम मान लेते हैं मॉड ऑफ वेक्टर R। अब बात करें F1 2 की, कूलॉम के नियम के अनुसार अगर हम बात करें वेक्टर F1 2 की, ये हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K Q1 Q2 बटे मॉड R का स्क्वायर। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और ये हमारी तो ये पूरी हमारी हो गई स्केलर वैल्यू, हमारी पूरी क्या हो गई स्केलर वैल्यू। लेकिन अब इसका हमको क्या दिखाना है? हमको दिखाना है कि किस दिशा में लग रहा है, तो ये यहाँ से किस दिशा में लग रहा है, हमको दिखाना है कि यहाँ F12 है, हमारा कौन डायरेक्शन लग रहा है Q2 से लेके Q1 के डायरेक्शन में, यानी अलोंग द वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। यहाँ हो जाएगा R1 माइनस R2 का कैप। ये हमारा हो गया। ये हमारी बता रही है हमारी दिशा को कि वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का कैप, यानी ये R1 माइनस R2 के दिशा में है। और ये हमारी पूरी क्या बता रही है कि हाँ फोर्स कितना लग रहा है। और अगर सिमिलर बात करें F21 की, F21 क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इसी के अकॉर्डिंग Q1 Q2 बटे मॉड R का स्क्वायर। हमारी दिशा क्या हो जाएगी ये R2 माइनस R1 का कैप। तो हमारी F12 आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K Q1 Q2 बटे मॉड R का स्क्वायर वेक्टर R1 माइनस R2 का कैप। और हमारा वेक्टर R2 आया, वेक्टर F21 आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K Q1 Q2 बटे मॉड R का स्क्वायर इनटू R2 माइनस R1। अब जैसे कि हम लोग अच्छा 11 में पढ़ चुके हैं कि किसी का यूनिट वेक्टर ऑफ A इक्वल टू होता है वेक्टर A बटा मॉड ऑफ वेक्टर। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर यूनिट वेक्टर A अगर हम निकालना है तो ये हो जाएगा वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A। अगर इस हिसाब से हम बात करें वेक्टर R12 R1 माइनस R2 का जो यूनिट होगा ये इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। और ये वैल्यू हमारी है मॉड ऑफ R। ये पूरी वैल्यू कितनी रहेगी वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R। देखिए कि हाँ वेक्टर R1 माइनस R2 का कैप इक्वल टू आ रहा है वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपॉन मॉड। अगर हम बात करें इससे इसको रिलेट करके तो क्या हम वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का कैप जो है इससे रिलेट वेक्टर R1 माइनस R2 बटा मॉड ऑफ लिख सकते हैं। तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो हमारी F12 की वैल्यू निकल के आती है 1/4
गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटा मॉड R का क्यूब R2 माइनस R। तो हम चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि ये तो हमारा हो गया कूलॉम का नियम सदिश रूप में यानी वेक्टर फॉर्म में। अब बात करते हैं कि इसकी हम कूलॉम के नियम ये हमारा बताता है स्थिर वैद्युत बल, या अगर हम बात करें तो सीधा हम बात कर सकते हैं ये हमारा स्थिर वैद्युत बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स से एक कंपैरिजन पढ़ लेते हैं शॉर्ट में। चलिए इसको बना लेते हैं फिर। Comparison between FE and FG। चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। FE का फॉर्मूला हमारा है 1/4 कूलॉम के नियम के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K into Q1 Q2 upon R²। हम लोग सदिश रूप ना लेके हम लोग ऐसे सिंपल अदिश लेके चलते हैं कि हमारे यहाँ मैग्नीट्यूड कितना है और हमारा FG आता है G M1 M2 upon R²। ये आपका पूरा कांस्टेंट होता है और यहाँ जी भी कांस्टेंट होता है। जैसे कि आप पिछले 11 में पढ़ चुके हैं, जी होता है हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी हमारे दो पॉइंट सोर्स के बीच लगने वाला जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो F इक्वल टू आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 upon R²। और जबकि हमारा Fg जो आता है ये हमारे दो पिंडों के बीच अगर उनके बीच की दूरी r है तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल न्यूटन के नियमानुसार आता है Fg इक्वल टू G m1 m2 upon R², जहां G सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। चलिए हम पहले बात करते हैं सिमिलरिटी की कि हाँ हमारी क्या क्या सिमिलरिटी है। तो फर्स्ट सिमिलरिटी हमारी हो गई कि बोथ जो है वो इनवर्स हैं R², यानी Fg Fe एंड Fg ये प्रोपोर्शनल है 1/R²। जैसे कि आप लोग ऊपर आप से देख सकते हैं। और इसमें दूसरी सिमिलरिटी क्या है कि ये दोनों फोर्स जो होते हैं बोथ फोर्सेस एक्ट along the line joining to the center। यानी ये हमारे जो दोनों फोर्स लगते हैं, पहला इसमें हम आवेश की बात करें तो आवेश को जोड़ने वाली लाइन के सेंटर जो हमारे आवेश के सेंटर को जो लाइन जोड़ेगी उसी लाइन के पर हमारा उसी लाइन की दिशा में ही हमारा ये फोर्स कार्य करेगा। और हम एनर्जी की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल आता है वो भी हमारा लगता है इन दोनों मास दोनों पिंडों को जोड़ने वाली लाइन के अलॉन्ग लगता है। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंस की। अगर हम डिफरेंस की बात करें यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल यानी डिफरेंस की अगर बात करते हैं तो हमारा डिफरेंस क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K into Q1 Q2 upon R², Fg इक्वल टू G m1 m2 upon R²। अगर हम बात करें Q1 की और Q2, Q1 हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, सेम एज Q2 हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर हम और R की बात करें तो R तो हमारा पॉजिटिव भी होगा क्योंकि ये दूरी है। हम बात करें m1 m2 और R की, इसमें तीनों जो हमारी वैल्यूज हैं तीनों वैल्यूज में m1 भी कभी द्रव्यमान नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान जो होता है ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, R ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी कि हमारा Fe जो होता है जो
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। जबकि हम लोग ये जानते हैं कि हमारा F0 जो होता है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। और दूसरा डिफरेंस हमारा क्या है कि हमारा Fe जो होता है, देखिए K लिखा हुआ है, जो कि होता है हमारा परावर्तक किसका, किसी माध्यम, यानी Fe जो होता है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन एनी मीडियम, जबकि हमारा Fg जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है अपॉन द मीडियम। यानी Fe जो होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, Fg जो होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। और हमारा दूसरा डिफरेंस जो है Fe जो होता है वो हमेशा डिपेंड करता है किसी माध्यम पर, और हमारा Fg जो होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है माध्यम पर। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कूलॉम के नियम की लिमिटेशन, कि हाँ हमारे कूलॉम के नियम की कुछ सीमाएं हैं, कि हमारा कूलॉम का नियम कहाँ वैलिड होगा और कहाँ वैलिड नहीं होगा। लिमिटेशन कूलॉम्स लॉ, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि कूलॉम का नियम एक्सटेंडेड चार्ज के लिए, एक्सटेंडेड चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है और चार्ज इस पर ऐसे फैला हुआ है, अगर चार्ज इस पर फैला हुआ है या कोई ऑब्जेक्ट है इस पर चार्ज फैला हुआ है, तो इसके लिए कूलॉम का नियम एप्लीकेबल नहीं होगा। हमारा कूलॉम का नियम जो होता है ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज, यानी ये हमेशा बिंदु आवेश के लिए ये एप्लीकेबल होता है। और दूसरा हमारे लिमिटेशन क्या है, दूसरा लिमिटेशन ये है कि कूलॉम का नियम जो होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए ही एप्लीकेबल है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे बोथ चार्ज होते हैं ये कहाँ होने चाहिए, एट रेस्ट पर होने चाहिए। यानी हमारे दोनों चार्ज जो होने चाहिए ये रेस्ट पर होना चाहिए। और अगर हमारे बोथ चार्ज रेस्ट पर एप्लीकेबल है, अगर बोथ चार्ज इन मोशन तो एप्लीकेबल नहीं है। अगर वन चार्ज इन रेस्ट इन मोशन एंड अदर चार्ज इज एट रेस्ट, तो ये हमारा एप्लीकेबल है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, ये तो हमारा हो गया जो कूलॉम के नियम में कि हाँ दो चार्ज हमारा दो पॉइंट चार्ज है, ये कैसे एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं या कैसे एक दूसरे को रिपल करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि दो चार्ज से बढ़ के कोई 3 चार्ज, 4 चार्ज, 5 चार्ज, 6 चार्ज, 8 चार्ज, 10 चार्ज यानी n चार्ज अगर हो जाए तो हमारा क्या होगा। इसके लिए हमारा अलग से नियम है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी ये होता है n चार्ज के लिए, जैसे Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट डॉट। अगर Qn ये भी एक तरह से मान लें तो ये हमारा कूलॉम के नियम का वेक्टर रूप ही होता है। जैसे मान लें अगर हम बात करते हैं कि Q1 पर किसी चार्ज Q1 पर बाकी सबके कारण लगने वाले अगर बल की गणना करनी हो, तो जैसे हम लोग अपने वेक्टर रूप में करते थे कि यहाँ होता था हमारा प्लस Q1, यहाँ होता था हमारा प्लस Q2, इनके बीच की दूरी मान लीजिए हमारी r होती थी। तो इस
इसके कारण जो बल लगता था वो लगता था फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये हमारा होता, अगर हम इसकी बात करें तो Q1 पर हमारा चार्ज रहेगा F on 1 due to 2, F on 1 due to 3, F on 1 due to 4, और जो भी हमारे चार्ज रहेंगे along the line आएंगे, तो इनका जो वेक्टर सम होता है, इनका जो वेक्टर सम है वो हमारे नेट फोर्स के इक्वल होता है। यानी हमारा जो F नेट होगा इक्वल टू आएगा किसी फोर्स n पर 1 के कारण, किसी आवेश n पर लगने वाला बल किसके कारण 1 के कारण, प्लस वेक्टर ऑफ किसी चार्ज n पर 2 के कारण, प्लस किसी चार्ज n पर 3 के कारण, और यही हमारा क्या कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए इस पर हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।